हेलो स्टूडेंट। देखिए, इसमें हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास चैप्टर को पढ़ेंगे आज। देखिए स्टूडेंट, विद्यालय में त्रैमासिक परीक्षाएं चल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी बहुत देर तक वीडियो इसमें नहीं दिया गया आप लोगों को, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षाओं में थोड़ा ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं प्रयास करूँगी कि ये कक्षाएं आपकी निरंतर चलेंगी। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में हमें इस पाठ में पढ़ना है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास में अगर हम जाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, हमें ये जानना है कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी की आकृति कैसी है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, पृथ्वी की आकृति कैसी है। ठीक है, क्योंकि ये एक पार्ट में पढ़ाया जा चुका है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। ठीक है, किस आकृति का है। ठीक है ना, उसमें एक प्रश्न था ना कि पृथ्वी की तुलना हम किससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि पृथ्वी की तुलना किससे की जा सकती है। ठीक है, क्या आपको वह कविता याद है जो आपने, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। ठीक है, क्या आपको वह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस तरह के प्रश्न, जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की कहानी पढ़ेंगे। देखिए, बचपन से लेके आज तक, मतलब आप लोगों ने कभी ना कभी आकाश की तरफ देखा होगा और आपके मन में ये बात ज़रूर आई होगी कि ये आकाश में जो तारे हैं, छोटे छोटे दिखते हैं हमें, बहुत चमकीले से दिखते हैं, वो कैसे बने। ठीक है, ये क्या हैं, इतने दूर क्यों हैं, चमकते क्यों हैं। और इस तरह के क्वेश्चन के आंसर्स आपने अपने मम्मी पापा या आपके जो भी घर में बड़े होंगे उनसे भी लेने की कोशिश ज़रूर की होगी। ठीक है, तो इन इन सवालों का जवाब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेखक आपको उसको बताना चाहते हैं कि ये तारे कैसे बने, पृथ्वी कैसे बनी। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं पृथ्वी के आरंभिक सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत हम लोग देखते हैं। इसके पहले देखिए, सिद्धांत का मतलब होता है मत, मत का मतलब है विचार, अपने अपने विचार देना। ठीक है, अब देखिए इसके संबंध में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचार अगर हम देखते हैं या सिद्धांत हम देखते हैं, तो देखिए इसके कई विचार हैं, कई सारे विचार हैं। ठीक है ना, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचार हैं वो कई सारे हैं। तो ये किस तरह से चलते हैं व्यवहार में, मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देकर बताती हूँ कि ये जो बता रही हूँ किसके बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, कि इसके जो विचार हैं वो किस तरह से व्यवहार में चलते हैं। ठीक है, नहीं तो अभी पढ़ाया जाएगा कांट का, फिर पढ़ाया जाएगा आप लोगों को लैप्लास का, फिर बताया जाएगा कि बिग बैंग थ्योरी, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि मान लीजिए कि ये एक हमारा क्या है, क्लासरूम है। ठीक है, मानते हैं कि ये हमारा क्लासरूम है और क्लासरूम से जैसे ही छुट्टी हुई, शाम को हम लोग घर चले गए, उसके बाद हम नेक्स्ट दिन जैसे ही आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे क्लासरूम में क्या है कि एक चूहा मरा पड़ा हुआ है। ठीक है, एक चूहा, ठीक है ना, जिसकी डेथ हो गई है और वो क्लासरूम में है। ठीक है, तो सभी ने देखा कि क्लासरूम में चूहा है। ठीक है ना, इसमें से मान लीजिए एक बच्चे ने कहा, मतलब सभी के मन में ये आया कि चूहा कैसे मर गया। ठीक है, क्योंकि रूम तो बंद था, फिर चूहा कैसे मर गया। तो मान लीजिए कि एक ए नाम का जो बच्चा है उसके मन में मान लीजिए आता है कि चूहा बूढ़ा हो गया था और चूहा मर गया। ठीक है, इसकी नेचुरल डेथ हुई है। ए ने माना कि इसकी नेचुरल डेथ हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए कि कोई, सबने मान लिया कि हाँ ठीक है चूहा मर गया था, चूहा मर गया है और इसकी नेचुरल डेथ हुई होगी, सबने ऐसा मान लिया। पर मान लीजिए कोई बी बच्चा है, ठीक है ना, बी नाम का कोई बच्चा है और उसने कहा कि नहीं ये चूहा क्या है, यंग दिख रहा है। ठीक है, ये बूढ़ा होकर नहीं मरा है, मतलब इसकी नेचुरल मौत नहीं हुई है। तो मान लीजिए कि बी ने क्या कहा कि हो सकता है कि ये चूहा मार दवा इसने खाई हो और आके ये यहाँ पे मर गया होगा। तो
इस कंडीशन में क्या होगा कि सभी लोग, क्योंकि ये सबने देखा प्रत्यक्ष रूप से, उसने तर्क प्रस्तुत किया बी वाले ने कि देखने में नहीं लगता कि चूहे की नेचुरल डेथ है, या चूहा बूढ़ा होकर मरा है। तो इस तरह से ए को क्या किया जाएगा, क्रॉस कर दिया जाएगा, क्योंकि बी वाले का तर्क अधिक सही है और अधिक प्रमाणित है, इसलिए बी वाले को मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर मान लीजिए कि बी को सब लोग मानने लगे कि चूहे ने क्या किया है कि कहीं से चूहे मार दवा खाकर आया और यहाँ पर उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, फिर मान लीजिए कि उसी क्लास में सी नाम का बच्चा है और उसने थोड़ा सा और प्रमाण प्रस्तुत करने की कोशिश की उसने, और उसने देखा कि उसने कहा कि नहीं, इसके बॉडी पे क्या है कि कट का निशान है। ठीक है, तो इसके बॉडी पे कट का निशान है का मतलब है कि मान लीजिए कि ये चूहा क्या है कि ना तो इसकी नेचुरल डेथ हुई है और ना ही इसकी चूहे मार दवा खाने से मौत हुई है। इसकी मौत किससे हुई है कि मतलब इसका किसी ने शिकार किया है। मान लीजिए वो बिल्ली हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, किसी के माध्यम से इसका शिकार किया गया है। क्यों? इसने अपना तर्क क्या प्रस्तुत किया है कि इसकी बॉडी पे कट का निशान है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों कम मान्य हो जाएंगे सिद्धांत, और सी वाले को अधिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रमाण मिल गया। ठीक है, इसने अपना तर्क प्रस्तुत कर दिया। तो इसी तरह से पृथ्वी के संबंधी जो ये परिकल्पनाएं हैं या पृथ्वी की जो सिद्धांत हैं, तो इसी तरह से इसमें भी चलती हैं चीज़ें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लेकिन ये बात है कि इसमें ए ने जो दिया, बी ने जो दिया, अगर सी भले ही अधिक तार्किक है लेकिन ए और बी को भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने तर्क तो रखा। ठीक है, सही है या गलत है या कितना प्रमाणित है। ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी उन सिद्धांतों का भी महत्व रहा है। ठीक है, जब तक नए विचार नहीं आए थे। तो आरंभिक सिद्धांत में हम लोग देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। अब हम लोग इसमें देखते हैं, तो आपके मन में एक छोटा सा ऐसा कॉन्सेप्ट बना रहना चाहिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में आज भी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। ठीक है, कि किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, आज भी इस पर खोज जारी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं क्या की हैं, प्रस्तुत की हैं। ठीक है, इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत क्या था, किनका था? तो दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। ठीक है, इनका कब था? तो 1755 में था। ठीक है, दार्शनिक इमैनुअल कांट का जो मत था वो किसमें 55 में दिया था उन्होंने, और 1796 ईस्वी में गणितज्ञ जो लाप्लास थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इसका संशोधन प्रस्तुत किया था, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि इसका संशोधन किसने किया? ठीक है ना, कि कांट की जो परिकल्पना थी उसका नाम क्या था? ठीक है ना, और लाप्लास की परिकल्पना थी उसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण जो है धीमी गति से घूमते हुए बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवावस्था से क्या थे, संबद्ध थे। ठीक है, 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो स्मिट व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। ठीक है, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल अभी आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं है, इसमें सिर्फ आप लोगों को नाम है, और नाम को आप लोग क्या करिए कि याद कर लीजिए बस। ठीक है, जैसे कांट का मैंने बताया कि 1755 में दिया था इन्होंने। ठीक है ना, और फिर 1796 ईस्वी में इन्हीं की परिकल्पना में उन्होंने क्या किया था, संशोधन किया था। ठीक है ना, जिसे निहारिका परिकल्पना कहा गया है। ठीक है, कांट की गैसीय परिकल्पना है। ठीक है, इस परिकल्पना के अनुसार क्या हुआ था कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। ठीक है, जो सूर्य की युवावस्था से संबंध थे। इसके बाद 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो स्मिट व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। उनके विचार से सूर्य निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम और धूलिकणों की बनी थी। ठीक है ना,
इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। ठीक है, इन लोगों का कहना ये था कि जो ठीक है निहारिका से घिरा हुआ था कौन, सूर्य। ठीक है, और जो मुख्यतः किससे, हाइड्रोजन और हीलियम और धूलिकणों से बनी थी। ठीक है, और इन कणों के घर्षण और टकराने से क्या हुआ था कि एक चपटी तस्तरी जैसी आकृति का निर्माण हुआ था और फिर कालांतर में क्या हुए कि ग्रह बन गए थे। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे देखेंगे। इसमें क्या याद रखने की आप लोगों को ज़रूरत है, तो इसमें आप लोग इनके नाम याद कर लीजिए और इनके परिकल्पनाओं के नाम याद कर लीजिए। अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, आगे की क्लासेस में आप लोग जाएंगे तो डिटेल इसका खुद ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो एक लाइन लिखा हुआ है और जो दूसरा लाइन लिखी हुई है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे क्योंकि इसे ही कथन और कारण के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सत्यासत्य में शामिल किया जा सकता है कि ठीक है जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट की जो इनका सिद्धांत था, ठीक है, तो उसको इन्होंने दी था किसने, कांट ने, और फिर उनका संशोधन फिर मान लीजिए सत्यासत्य में इनको 4 पॉइंट करके ले सकता है कि 1796 ईस्वी में इसका संशोधन किया इन्होंने। ठीक है, फिर इसकी इस परिकल्पना के अनुसार मतलब किस प्रकार से निर्माण हुआ, तो घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। तो मतलब 3 लिया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में इसको रख सकते हैं, ठीक है, और सेकंड में मान लीजिए इसको रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड में इसको रख सकते हैं, थर्ड में इसको रख सकते हैं। ठीक है, थर्ड में मान लीजिए इसको उन्होंने रख दिया, और फिर कौन कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं और बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने इसमें टॉपिक पे आते हैं, आधुनिक सिद्धांत में आते हैं। ठीक है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में देखते हैं हम लोग। तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। ठीक है ना, इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। ठीक है, इसे इसलिए कहा जाता है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना क्योंकि इस परिकल्पना का ये मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी चल रहा है। ठीक है, चलिए इसको आगे पढ़ के देखते हैं हम लोग इसमें क्या कहा गया है। तो 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ठीक है, इस जो बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, तो इसके जो प्रतिपादक हैं तो जॉर्ज लेमेंतियर माने गए हैं। ठीक है, इसको एनसीईआरटी पे इसमें आप लोगों के कहीं भी इनका नाम नहीं दिया गया है। ठीक है ना, जॉर्ज लेमेंतियर जो हैं उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। ठीक है, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है लेकिन इनका नाम यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया हुआ है इसमें, लेकिन इसको याद रखेंगे कि जॉर्ज लेमेंतियर अगर नाम देता है तो वो रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था और 1920 ईस्वी में क्या किया था कि एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान लगाएं जिनको आकाशगंगाएं मान लें। आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे, गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य अनुरूप नहीं है। देखिए इसमें लेखक का कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये सभी वैज्ञानिक मानते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा है कि मान लीजिए आप एक गुब्बारा लीजिए, ठीक है ना, एक गुब्बारा लेके उसमें आप क्या करिए कि टिक कर लीजिए। ठीक है, चिन्ह बना लीजिए। ठीक है, बिना फुलाए उसको उसमें टिक कर लीजिए। ठीक है, जो कलर पेन आते हैं उससे आप लोग टिक कर लीजिएगा उसमें। और फिर गुब्बारे में क्या करिएगा कि हवा भरिएगा। ठीक है ना, उसमें जैसे ही अपन उसको फुलाएंगे तो क्या होगा कि इसके इस
टिक जो है और इस टिक के बीच की जो दूरियां हैं वो क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे उसमें आप गुब्बारे को फुलाते जाएंगे तो ये दूरी बढ़ती जाएगी। तो इससे प्रमाणित क्या किया है उन्होंने कि जो ग्रह हैं, ठीक है ना, जो ग्रह हैं और जो भी पदार्थ हैं ब्रह्मांड में, ठीक है ना, उनके बीच की दूरी क्या है, बढ़ती जा रही है। इससे ये प्रमाणित होता है कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक कमी है, वो कमी ये है कि जैसे जैसे हम गुब्बारे से गुब्बारे को फुलाते जाएंगे तो ये जो इनकी दूरी, ठीक है, बढ़ने के साथ साथ ये टिक भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, क्या होंगे, ये टिक भी बढ़ते जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, जो ग्रह हैं या जो और पदार्थ हैं तो वो उनकी कहना चाहिए कि उनकी आकृति जो है वो बढ़ नहीं रही है, ठीक है, सिर्फ इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो हमें क्या पढ़ना है, इसमें सारांश क्या निकलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है ना। और गुब्बारे से हम लोग ये समझ सकते हैं कि केवल इसका विस्तार हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर लेखक ने बताने की भी कोशिश की है कि जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है, वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते, ठीक है। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। अब हम लोग देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। तो कितने स्टेजेस में हुआ है, ठीक है, उनकी अवस्थाएं हम लोग देख लेते हैं। तो पहली अवस्था में क्या हुआ था, ठीक है, तो पहली अवस्था में जो ब्रह्मांड था, ठीक है, वो क्या है कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान क्या था, तापमान तथा घनत्व अधिक था, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि आरंभ में वे सभी पदार्थ क्या थे, एक छोटे गोलक के रूप में थे, ठीक है ना, मानते हैं कि एक छोटे गोले के रूप में थे, ठीक है, जिनका आयतन और तापमान तथा घनत्व सब कुछ अधिक था, ठीक है। इनका तीन चीज़ें, आयतन हो गया, तापमान हो गया और घनत्व, ये तीनों चीज़ें क्या थी, बहुत अधिक थी, ठीक है। देखिए इसमें घनत्व को, तापमान तो सभी को पता ही है, घनत्व को अगर हम लोग लेते हैं तो घनत्व को हम लोग कैसे मानेंगे कि घनत्व अधिक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं छोटा सा लोहे का टुकड़ा आप ले लीजिए, वैसे घनत्व तो सभी को पता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को देखना है तो एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और एक क्या करते हैं, लोहे का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि एक लोहे का टुकड़ा ले लेंगे और एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग इसको, ठीक है ना, इसमें घनत्व में अंतर आप इस तरह पाएंगे कि मान लीजिए 1 kg आप लोग लोहा तौलिए और 1 kg आप लोग क्या करिए, लकड़ी का टुकड़ा तौलिए। फिर आप लोग देखेंगे कि लोहा हमें क्या करता है, हमने कम छोटा लिया, मतलब इसका क्या है कि ये छोटा है और ये क्या है कि ये आकार में बड़ा है, मतलब कहने का मतलब है कि टुकड़ा बड़ा रहेगा आपका और लोहे का जो है वो छोटा रहेगा। इस तरह घनत्व क्या होगा, लोहे में घनत्व अधिक है और इसका घनत्व कम है, ठीक है। वैसे ये घनत्व, आयतन, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे आपका है कि बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार विस्फोट की प्रक्रिया से बृहत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति क्या हुई, धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। तो इसका स्टेज फर्स्ट था क्या कि जो जिनसे ब्रह्मांड बना है वो छोटे गोलक में रूप में थे, और दूसरे में हम लोग क्या याद रखेंगे कि इसमें विस्फोट हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था विस्फोट इसमें, तो 13.7 अरब वर्ष पहले। तीसरे में हम लोग देखेंगे कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच
की दूरी में विस्तार का होना। ठीक है, हॉयल ने, यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसको आप लोग तीनों स्टेज को याद रखेंगे। ठीक है, कि ब्रह्मांड का निर्माण किस तरह से हुआ था बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत। तो पहले मान लीजिए एक छोटी सी ऐसे मन में कल्पना कर लीजिए, ठीक है, कि एक गोला था, ठीक है ना, गोले के रूप में पूरा एक शून्य, ये एक गोले के रूप में विद्यमान था। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ, जिसका क्या था, आयतन और तापमान घनत्व अधिक था। और दूसरे स्टेज पे क्या हुआ कि इसमें विस्फोट हुआ। और तीसरे स्टेज में क्या हुआ कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान, ठीक है ना, गिरा और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। अब जैसे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। ठीक है, कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 3 स्टेज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जब आप लोग यहाँ पर पढ़े रहेंगे तो आपके मन में याद रहेगा आपको कि इस तरह से 3 स्टेज हुए थे। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। ठीक है, हॉयल ने क्या कहा कि इसे विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना कहा, ठीक है, के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड में किसी भी समय में एक ही जैसा रहा। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको इतना जानना है कि जो ये हॉयल महोदय हैं, ठीक है, हॉयल महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इनके सिद्धांत का नाम है स्थिर अवस्था संकल्पना। ठीक है, हॉयल महोदय की, ठीक है ना, इनका क्या है कि स्थिर अवस्था संकल्पना है। ठीक है ना, जो कि अब वर्तमान में मान्य, मतलब पूरी तरह से मान्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि ब्रह्मांड हमेशा से स्थिर था। ठीक है, जो कि प्रमाण मिलते गए और वैज्ञानिक समुदाय अब इसे नहीं मानते, और वैज्ञानिक समुदाय यही मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब चलिए देखते हैं तारों का निर्माण कैसे हुआ। ये तो हुआ ब्रह्मांड का। तो आप लोगों को क्या मन में मतलब अपने आप में थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से बुक पढ़िएगा, ठीक है, तो समझ में आएगा। पहले हमने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी देखा है, ठीक है, ठीक है, कांट महोदय का, लाप्लास का, ठीक, और फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि बिग बैंग थ्योरी देखा, जिसे मैंने बताया कि प्रतिपादन किसने किया है, तो जॉर्ज लेमेंथियर ने किया है। और फिर एडविन हबल ने 1920 में इनका क्या किया है कि इसके पक्ष में प्रमाण रखा है उन्होंने, ठीक है, कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और 3 स्टेजेस में ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। ठीक है, 3 स्टेज में क्या हुआ है, तो पहले गोलक के रूप में था, फिर उसमें क्या हुआ कि विस्फोट हुआ, फिर उसके बाद ब्रह्मांड क्या हुआ कि पारदर्शी हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके आगे हम लोग क्या देखना है हमें अब, तारों का निर्माण। ठीक है, प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। गुरुत्वाकर्षण बल, मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है यहाँ पर किसी को भी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। ठीक है ना, सभी को पता होगा लगभग। गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता के कारण पदार्थ का एकत्रण हुआ है। ठीक है, यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बनी। आकाशगंगा में क्या होता है, आकाशगंगा में तारे होते हैं। ठीक है ना, एक आकाशगंगा क्या है, यहाँ पर लिखा भी है कि एक आकाशगंगा असंख्य तारों का क्या है, समूह है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न बनाया जा सकता है कंपटीशन में भी। ठीक है, कि घनत्व के आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, ठीक है ना, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं का आधार है।
तो इसको कथन और कारक के रूप में सही स्पष्टीकरण में भी लिया जा सकता है। तो जब यहाँ से हमारा क्लियर रहेगा, ठीक है, तो हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक, एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक है कि उनकी दूरी 1000 प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष के बारे में आगे दिया हुआ है। ये दूरी मापने की, ठीक है ना, एक इकाई है। ठीक है, एक अकेली आकाशगंगा का व्यास कितना 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत में हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के चयन से होता है, जिसे निहारिका कहा गया। ठीक है, क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। ठीक है, समझ में आया तारों का निर्माण किस तरह से हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन किसका, दूरी का माप है। ठीक है, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 3 लाख प्रति सेकेंड का मतलब क्या है कि 3 लाख, ठीक है ना, जो 3 लाख किलोमीटर की दूरी है वो प्रकाश क्या करता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये सूर्य है और प्रकाश क्या करता है कि जो 3 लाख किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो 3 लाख है मान लीजिए। ठीक है ना, तो 3 लाख की दूरी क्या करता है, प्रति सेकंड है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। ठीक है, जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं, ठीक है ना, बाइक चलाते हैं ना आप लोग, तो बोलते हैं ना 40 है ना, 40 की रफ्तार से चल रही है, 50 की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये दूरी का माप है। ठीक है ना, 40 की रफ्तार से चल रही है, 50 की रफ्तार से चल रही है का क्या मतलब होता है, यही मतलब है ना कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है ना। जैसे अपन बोलते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में कि 50 किलोमीटर है ना, कि 50 किलोमीटर की रफ्तार से, तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब यही है कि 1 घंटे में हम 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लेंगे, इस रफ्तार से हमारी बाइक चल रही है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी है कि प्रकाश वर्ष की गति क्या होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कहने का मतलब है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, अभी मैंने जस्ट बताया। ठीक है ना, कि मान लीजिए कि सूर्य से यहाँ तक की दूरी 3 लाख किलोमीटर है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 लाख किलोमीटर है, तो कितनी देर में, 3 सेकेंड में प्रकाश पार कर लेता है। कौन, सूर्य की किरण, जो सूर्य से प्रकाश आता है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। ठीक है, एक साल में, मतलब आप लोग इसमें थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में चल रहा है। ठीक है, और 1 साल में वो जितनी दूर तक चलेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। ठीक है ना, पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी, 14,95,98,000 किलोमीटर है। ठीक है, इस प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल कितना, 8.311 है। ठीक है, इसमें अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष वाला, वैसे मुझे नहीं लगता कि नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें सीधा सा गणित है इसका। ठीक है, इसका एकदम सीधा सा गणित है कि हमें क्या करना, हम जिस हिसाब से, आप लोग अपनी बाइक से ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, थोड़ा सा बना लीजिए मन में, एक कल्पना टाइप में कर लीजिए कि जैसे हम बाइक चलाते हैं उसी तरह दूरी, मतलब प्रकाश की गति, दूरी, और 1 साल में हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 लाख 1 सेकेंड में, ठीक है ना, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर
की गति से प्रकाश चल रहा है तो 1 साल में कितने किलोमीटर तक चलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया भी गया है कि कितने किलोमीटर तक चलेगा, ठीक है ना। और फिर सूर्य से पृथ्वी के बीच में भी बताया गया कि 14,95,98,000 किलोमीटर है। तो इसमें प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है, ठीक है ना। ग्रहों का निर्माण, ठीक है, ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो हम लोग देख लें कि ग्रहों का किस तरह से निर्माण हुआ। तो तारे क्या हैं, निहारिका के अंदर, तारे जो क्या हैं वो निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई, ठीक है। पहली स्टेज में क्या हुआ, तो पहली स्टेज में, ठीक है ना, तारे जो है निहारिका के अंदर गैस के गुत्थित झुंड हैं, ठीक है। गैस का मतलब एक झुंड है जो बहुत ही पास पास हैं, गुंथित का मतलब है कि एकदम से पास पास में है, ठीक है ना। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से जो गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ, ठीक है ना, जो उसका बेस का निर्माण हुआ, ठीक है ना, जो मान लीजिए हम मानते हैं कि जो ये बेस है, ठीक है ना, तो इसको क्रोड कहा जाएगा, जो बेस है इनका, जिस पर क्या हुआ कि क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल की घूमती हुई तस्तरी क्या हुई, विकसित हुई, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है इसका। दूसरा स्टेज है, अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले, ठीक है ना, संसर्जन प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में क्या हुए, जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही क्या है, ग्रहाणु है, ठीक है ना। तो इसमें पहले स्टेज में क्या हुआ, तो क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल घूमती हुई तस्तरी विकसित हो गई और अगले में क्या हुआ कि संघनन की प्रक्रिया हुई, ठीक है ना। और संगठन की जो क्रिया है इससे क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी क्या है आपस में जुड़ गए, ठीक है ना। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बन गए, ठीक है ना। ये जो ग्रहाणु थे, ठीक ना, अनेक छोटे ग्रहाणुओं के जो सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड जो हैं ग्रहों के रूप में बन गए। इतना क्लियर है, ठीक है। हाँ, इतने में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो बताइएगा। इसमें सीधा सा इसमें गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग जान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल को अगर आप नहीं समझ पाते हैं, मतलब एक चुंबक की तरह समझिए कि मान लीजिए एक चुंबक है, वो आधार प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है, और इस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ, आपस में वो कितना गुच्छित हैं और किस तरह से आपस में इकट्ठे हुए हैं और फिर, ठीक है ना, इस तरह से बना है। अगला हम देखेंगे पृथ्वी का उद्भव। तो पृथ्वी के उद्भव के बारे में हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो अभी तक तो हम लोगों ने क्या परिकल्पना पढ़ी कि मान लीजिए हम लोगों ने माना कि अब ग्रह का हो गया ना, ठीक है ना, ग्रह की उत्पत्ति हो गई और पृथ्वी हमारी क्या है, ग्रह है ही है ना, ठीक है ना। तो अब हम जानेंगे कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, ठीक है। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ होगा तो हम लोग जब देख रहे हैं कि सब कुछ तप्त अवस्था में था, तो पृथ्वी भी तप्त अवस्था में ही रही होगी, ठीक है ना, थी मतलब। इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था और जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यह आज पृथ्वी के वायुमंडल से क्या था, आज के वायुमंडल से क्या था, अलग था।
ठीक है ना। इसकी प्राथमिक जो प्राइमरी गैसें थी वो हाइड्रोजन और हीलियम थी। ठीक है ना, क्या थी? हाइड्रोजन और हीलियम। इसको याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। और अपने कॉन्सेप्ट के लिए भी याद रखेंगे कि जो प्राथमिक गैसें थी, वायुमंडल की जो प्रारंभिक गैसें थी वो कौन थी? तो हाइड्रोजन और हीलियम थी। ठीक है। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था, अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हो गई। ठीक है। अगर हम इसे इस तरह से देखें तो मान लीजिए कि पहले ऐसी थी पृथ्वी, एकदम से वीरान थी। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था। फिर मान लीजिए कि बाद में क्या हुई कि पृथ्वी हरी भरी हो गई। ठीक है ना, इसमें पेड़ वनस्पतियाँ आ गई। ठीक है, और क्या हुआ? इसमें जल आ गया। ठीक है ना, और इसमें वायुमंडल आ गया, क्योंकि जब पहले जो पुरानी वाली पृथ्वी थी हमारी, तो उसमें क्या था? जो हमारी पुरानी वाली पृथ्वी थी तो उसमें क्या था कि सिर्फ और सिर्फ ये जो पुरानी वाली हमारी पृथ्वी थी तो उसमें क्या था? वो सिर्फ क्या थी? वीरान थी, तप्त थी, गर्म थी, और इसमें दो ही प्रकार की गैसें थी। कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, उसके बाद से ये सारी जो गैसें हम लोग पढ़ते हैं वो गैसें किस प्रकार से आईं, ठीक है ना, किस तरह से इनका उद्भव हुआ। ठीक है, वायुमंडल मतलब कैसे बना, ठीक है ना, पेड़ पौधे कैसे आए, सागर में जल कैसे भरा, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण क्या हुआ? उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी के हमारे कितने मंडल हैं पृथ्वी के? पृथ्वी के हमारे कितने मंडल हैं? तो बताइएगा कमेंट करके कितने मंडल हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसमें पृथ्वी की संरचना जो है वो परतदार है। पृथ्वी के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं हैं। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। देखिए, जो यहाँ पर ये वाला पैरा दिया हुआ है, ठीक है ना, जो ये वाला पैरा दिया हुआ है ना, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे इसमें बुक में दिया गया है पृथ्वी की संरचना, आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, अभी हम फिलहाल जान लेते हैं कि पृथ्वी को 3 परतों में मुख्य रूप से बांटा गया है। जो कई परतें हैं इसकी, हम आगे अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी एक पहला है, ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग क्या? क्रोड। ठीक है ना, इसका दूसरा है, इसे हम कहते हैं सीमा, और अगला है सियाल या भूपर्वती। ठीक है ना, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आंतरिक संरचना में डिटेल से भूकंप और ज्वालामुखी वाले चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ाया गया है। तो अभी हम लोग, हमारा फोकस कहाँ पर है? अभी हमें ये जानना है कि पृथ्वी में जो सभी मंडल हैं, ठीक है ना, उनका विकास कैसे हुआ। मानते हैं हम, चलिए सबसे पहला हम देखते हैं स्थल मंडल। ठीक है ना, स्थल मंडल का विस्तार जो है, विकास कैसे हुआ। ठीक है ना, स्थल मंडल के बाद हम लोग देखेंगे वायुमंडल और जलमंडल का विस्तार, विकास कैसे हुआ। ठीक है ना, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थल मंडल देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, स्थल मंडल का जो विकास है, ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड जो हैं वो ज़्यादातर एक ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। ठीक है ना, अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप है, इसे हमने पहले ही पढ़ लिया है। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था तो
उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को क्या किया, प्रभावित किया। ठीक है, इससे अत्यधिक ऊष्मा क्या हुई, उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने लगा। ठीक है, ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और पृथ्वी के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। ठीक है, शुरू में पृथ्वी क्या थी, गर्म थी। ठीक है, अत्यधिक ताप के कारण क्या थी कि कहीं पर ये ठोस, कहीं पर ये द्रव में थी और कहीं पर ये, द्रव का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, जैसे पिघला हुआ लोहा होता है ना जो, ठीक है ना, पिघला हुआ लोहा आप लोगों को, अब तो वैसे भी इतने सारे वीडियोस उपलब्ध हैं तो आप लोग उसको देख सकते हैं अगर आप लोगों के मन में जिज्ञासा है कि किस तरह से पिघला हुआ लोहा किस तरह, या पृथ्वी द्रव अवस्था में किस तरह से है। तो जहाँ पर लोहे के जो बर्तन बनते हैं उसका वीडियो अगर आप लोग सर्च करके देख लें तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, या जो मेरा उदाहरण है, जो जैसा कि मैं मानती हूँ, जो मैंने सीखा था, तो मैंने तो कॉन्सेप्ट बनाया था कि जो डामरीकृत वाली सड़कें होती हैं ना, जो डामरीकृत वाली सड़कें होती हैं, तो मैंने उसके तरह से अंदाज़ा लगाया था कि भाई जिस तरह से ये पिघलती है और पिघलने के बाद क्या होता है कि डामरीकरण जब किया जाता है सड़कों का, तो ठीक है, पहले वो गर्म रहता है, फिर जैसे उसमें मतलब कर दिया जाता है डामरीकरण, तो फिर वो ठंडा हो जाता है। तो ये तो पहले की बातें थी, तब वीडियोस वगैरह उपलब्ध नहीं थी और पता भी नहीं था कि हाँ किस तरह से। तो अब आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कि लोहे को पिघलाकर किस तरह से बर्तन बनाए जाते हैं। तो उसी से कल्पना आप लोग कर लीजिएगा कि जिस तरह लोहा पिघला हुआ होगा, जो तप्त अवस्था वाला लोहा है, ठीक है ना, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है जब, तो वही वाला सेम टू सेम इसी में रहेगा। ठीक है ना, उसी तरह से पृथ्वी थी द्रव अवस्था में, और जैसे जैसे वो ठंडी होती गई, जिस तरह उसमें दाब पड़ा, ठीक है ना, दाब के हिसाब से वो क्या हुई कि कहीं पर द्रव अवस्था में और कहीं पर जैसे जैसे उसमें जो भी पदार्थ थे, ठीक है ना, पदार्थ जिस तरह से ठंडे होते गए वो उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि जो अधिक घनत्व वाला था, ठीक है, क्रोड वाला, तो वो क्या हुआ कि पृथ्वी के निचले भाग यानी क्रोड में एकत्रित हो गया, फिर उसके बाद उसके हल्के उससे हल्के, ठीक है ना, जैसे पृथ्वी के क्रोड में भारी वाले घनत्व वाले हुए, फिर उससे हल्के, फिर सबसे हल्के, तो इस तरह से पृथ्वी का क्या हुआ कि निर्माण हुआ। ठीक है ना, अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। सामान्य, ठीक है ना, समय के साथ ये और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततोगत्वा यह पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों को पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है और डायरेक्टली भी आपके इसमें है। ठीक है, तो किसको, तो हल्के व भारी तत्वों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। ठीक है, इसे हमेशा याद रखेंगे आप लोग। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संकट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना, तब भी पृथ्वी का तापमान बढ़ा था। ठीक है, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संकट के कारण, ठीक है ना, पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा। सत्य है या असत्य, तो इसे याद रखना है। तो ये सत्य है और यह विभेदन का दूसरा चरण था, ये भी सत्य है। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का अनेक परतों में, पृथ्वी का पदार्थ जो है वो अनेक परतों में अलग हो गया, तो ये भी सत्य है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, और
विभेदन आपको समझ में आ ही गया कि विभेदन क्या है, ठीक है ना। विभेदन, ठीक है, मतलब हल्का पदार्थ भारी पदार्थ किस तरह से पृथक हुआ, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो विभेदन कहते हैं, विभेदन, ठीक है। पृथ्वी से धरातल के क्रोट तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे परपटी क्रस्ट, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है, कि ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला क्रस्ट कहलाएगा, ठीक है ना। फिर बाह कोड, प्रवार, ठीक है, मेंटल, वही सीमा, ठीक है ना, मेंटल हो गया। फिर बाह कोड और आंतरिक कोड, इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग पढ़ेंगे। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कि जलमंडल, वायुमंडल व जलमंडल का विकास। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कि किस तरह से वायुमंडल बना और किस तरह से जलमंडल बना, ठीक है। मुझे तो इंटरेस्टिंग लगता है ये, ठीक है, क्योंकि हमें जिज्ञासा होती है ना जानने में कि पृथ्वी पहले गर्म थी, फिर कैसे ठंडी हो गई, फिर किस तरह से। तो हमने ये तो जान लिया कि पृथ्वी बदल गई, ठीक है ना। पृथ्वी क्या हुआ कि विभेदन की जो प्रक्रिया हुई उससे कई परतों में बट गई, फिर चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। मतलब हल्के पदार्थ भारी पदार्थ इस तरह अलग हो गया, फिर चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। अब हम जानते हैं कि वायुमंडल कैसे बना, ठीक है। वही जब पृथ्वी पहले आग का गोला थी, तब अवस्था में भी थी, तो हमारे मन में जिज्ञासा तो आती ही है कि इससे फिर बादल कैसे बन गए, फिर समुद्र कैसे बन गया, फिर धरातल कैसे बन गई। अगर आप लोगों के मन में नहीं आ रही जिज्ञासा तो आप लोग लाइए, क्योंकि जिज्ञासा लाना ही, मतलब जिज्ञासा जब तक नहीं आएगी तब तक पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है, ठीक है। हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे, जब 8वां अध्याय आएगा फिर हम लोग याद करेंगे कि हाँ हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था। तो जो वायुमंडल की संरचना है, ठीक है ना, संगठन है। वायुमंडल की संरचना और संगठन का मतलब क्या है कि किन किन गैसों से मिलकर वायुमंडल बना है और इसकी विभिन्न प्रकार की परतें कौन कौन सी हैं, ठीक है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालीन वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है। चलिए बताइए कि आदिकालीन वायुमंडलीय गैसें कौन सी हैं, अभी जस्ट पढ़ा है हमने पहले, ठीक है ना। प्राथमिक, प्राइमरी या आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें कौन सी थी, हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया, ठीक है। 3 अवस्थाएं हैं वायुमंडल की बनने की। तो पहले में क्या हुआ था कि हीलियम और हाइड्रोजन जो हमारी आदिकालिक वायुमंडलीय गैस थी, मतलब जो प्राइमरी थी, ठीक है ना, उन गैसों का ह्रास हुआ, ठीक है ना। और दूसरी अवस्था में जो पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ ठंडी होगी, ठीक है ना, कोई भी चीज़ ठंडी होगी, हम किसी भी गर्म तप्त चीज़ को ठंडा करेंगे तो उससे भाप और जलवाष्प निकलेगी, ठीक है। इस तरह से पृथ्वी से जो निकली भाप और जलवाष्प उसने क्या किया कि वायुमंडल में का सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने क्या किया, संशोधित किया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है ये तो सभी को पता है, ठीक है। बहुत छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। तो आप लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया खोजिएगा कि क्या है, जिससे नहीं आता, जिससे आता है तो ठीक है, ठीक है। तो इस तरह 3 स्टेजेस था, ठीक है ना। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों में हुआ, ठीक है। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालीन वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया, ठीक है। वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल, तो इसमें एक बात और याद रखने लायक है, ठीक है ना, कि सौर पवन के प्रभाव से हीलियम और हाइड्रोजन
को दूर किया गया था, ठीक है, या समाप्त किया गया था सभी पार्थिव ग्रहों में। पृथ्वी की ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवायु बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। कारण इसका यही है कि पौधे नहीं थे, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या थी, कम थी, इसलिए ऑक्सीजन कम थी। तो कौन कौन से थे आरंभ में? तो वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में, और स्वतंत्र ऑक्सीजन क्या थी, बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग में से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस क्या हुई, बढ़ने लगी, ठीक है। वह प्रक्रिया क्या दिया यहाँ पर? वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। इसे भी याद रखेंगे, ठीक है ना, कि गैस उत्सर्जन किसे कहा जाता है पृथ्वी के संदर्भ में? तो वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग की गैसें क्या हुई, धरती पर आई। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैसें बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवायु का संघनन शुरू हो गया, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षों के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई, फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि संघनन शुरू हो चुका है, ठीक है। वायुमंडल के विस्फोट से क्या हुई कि जलवाष्प व गैसें बढ़ी, ठीक है, और फिर संघनन हुआ। ये वर्षा की एक प्रक्रिया है, ठीक है। संघनन हुआ, वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से क्या हुआ कि तापमान में और अधिक गिरावट आई, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी अधिक मात्रा में मिली, उससे तापमान और अधिक गिरता गया और संघनन की प्रक्रिया क्या हुई कि तेज होती गई, ठीक है ना। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने, ठीक है। सुनने में, पढ़ने में हमें लग रहा है कि बहुत छोटी सी प्रक्रिया है और बहुत छोटा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बहुत बड़े क्षेत्र में हुई है ये सारी चीज़ें, और बहुत वर्ष लगे हैं ये सब होने में, ठीक है। जो पृथ्वी पर क्या थे कि जो पृथ्वी पर गड्ढे थे, ठीक है ना, गर्त थे, उनमें क्या हुआ, पानी भर गया। जो ऊंचे क्षेत्र थे वो तो महाद्वीप थे ही, और जो निचले क्षेत्र थे वो क्या हुआ, उनमें पानी भर गया और वो क्या हो गए, महासागर बन गए, ठीक है ना। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने, ठीक है। कितने साल लगे महासागर को बनने में? उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत बने, मतलब 50 करोड़ साल का साल का समय लग गया इसमें, किसमें, महासागरों के बनने में। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं, ठीक है। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ, ठीक है। लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। इसको भी याद रखने लायक है कि 200 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुई कि ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से भरी है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये याद रखना है कि 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई, ठीक है। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों में ही रहा, मतलब सिर्फ पानी में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। बाद में धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, ठीक है, और ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा और बचा है, हम देख लेते हैं इसको कि पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निस्संदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक
चलिए ठीक है, इसको अगले पार्ट में कर देंगे, पर थोड़ा सा ही तो है ना। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था कि अपने आप को दोहराता था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों पर पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में हैं। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक सैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर शैवाल हैं, ठीक है, तो उनसे मिलती जुलती है। कब की? 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक सैलों में जो सूक्ष्मदर्शी संरचना थी। ठीक है, ये कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, आरंभ हुआ। इसमें आप लोगों को याद ये रखना है सिर्फ कि जीवन का आरंभ 300 करोड़ वर्ष पहले हुआ। ठीक है, 380 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ? जीवन का आरंभ हुआ। ठीक है, और कब? 200 करोड़ वर्ष पहले ऑक्सीजन पूरी तरह से आई। 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, मतलब प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, और 400 करोड़ पुराने महासागर, हमारे कितने? 400 करोड़ पुराने महासागर हैं। ठीक है, और 380 करोड़ साल पहले जीवन का आरंभ हुआ। ठीक है, और ब्रह्मांड का विस्फोट में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, किस प्रकार से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और किस तरह से स्टेज ब्रह्मांड के थे। ठीक है ना, ब्रह्मांड के बनने के किस तरह से स्टेज थे, और फिर किस तरह से तारों के बनने की स्टेज हमने पढ़ा, और फिर ग्रहों के स्टेज पढ़े हमने। ठीक है, और फिर पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, फिर पृथ्वी की जो प्रारंभिक गैसें थी, ठीक है ना, वो कैसे हटी। ठीक है, स्थलमंडल किस तरह से बने। ठीक है, और स्थलमंडल किस तरह से बने, तो विभेदन की इसमें प्रक्रिया किस तरह से हुई और परतों में बटे। फिर जलमंडल और वायुमंडल और जलमंडल का विकास किस तरह से हुआ। ठीक है ना, वायुमंडल की भी जो स्टेज है उसमें बताया उन्होंने कि किस तरह से हुआ, इन्होंने लेखक ने बताया हुआ है। ठीक है ना, फिर इसमें महासागर कितने साल पुराने हैं। ठीक है, और हमने क्या देखा कि जीवन का उद्भव लगभग 380 करोड़ साल पहले हुआ। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कब? तो 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई। फिर उसके बाद 200 करोड़ वर्ष पूर्व ऑक्सीजन, ठीक है ना, मिली हमें पूरी तरह से। और फिर उसके बाद, ठीक है ना, पृथ्वी का जो अंतिम चरण था उत्पत्ति का, ठीक है ना, शैवाल के रूप में हमने इसे देखा कि लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले की जो चट्टानें हैं, 300 करोड़ साल पुरानी जो चट्टानें हैं, ठीक है ना, उसमें भूगर्भिक सैलों में तो किस तरह से जो हमारे यहाँ पर शैवाल पाए जाते हैं, जो जिन्हें हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम काई कह देते हैं। ठीक है ना, तो उसको वो प्रारंभिक था। ठीक है ना, जीवन के रूप में उसे ही प्रारंभिक तौर पर माना गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो पूछिएगा कमेंट करके। ठीक है, टेक केयर स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अरे बाप रे, ये क्यों बंद है?